हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपका जो बीपीएससी टीआरई यानी बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम क्वेश्चन कराने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आपको मालूम कि इसका हम पार्ट 1 पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और कितना आपका सही हुआ आप मिला सकते हैं। और दोस्तों, मुख्य बात ये है कि इसमें जितना भी हम सारा क्वेश्चन कराएंगे तो जीके के और जीएस के क्वेश्चन कराएंगे और मैथ का इसमें क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और कहिएगा मैथ का सॉल्व कराने के लिए तो उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। और इसमें हम सारा यानी ये पार्ट 2 है, इसमें हम सारा आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यानी 35 नंबर तक हम पार्ट 1 में करा चुके हैं। आइए इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और उससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे आपको कि यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है क्वेश्चन। तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 36 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया। तो यहाँ बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में पर्सनली पूछ लिया है कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया। तो ऐसे तो होम रूल लीग की स्थापना कौन कौन किए थे? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ पर्सनली पूछा है कि बीजी तिलक 1916 में होम रूल की स्थापना जो किए थे वो कहाँ पर किए थे। तो जगह पूछ लिया है। इनफैक्ट चलिए हम जगह देख लेते हैं कि जगह कौन सा है। तो बीजी तिलक कहाँ पर किए थे? ये 28 अप्रैल 1916 को इसकी स्थापना किए थे। कब किए थे? तो छोटा डेट भी जानिए, 28 अप्रैल। कब किए थे? 28 अप्रैल 1916 में। ठीक है। और कहाँ पे किए थे? तो ये पूना में किए थे। बीजी तिलक जो किए थे ये कहाँ पर किए थे? पूना में किए थे। वही यदि एनी बेसेंट का बात कह दे कि एनी बेसेंट कहाँ पर किए थे तो ये भी 1916 में है, लेकिन इनका ध्यान रखना है कि जगह क्या हो जाएगा। इनका जगह हो जाएगा मद्रास। कहाँ? मद्रास। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाय द वे कभी एग्जाम में आपसे बीजी तिलक ना पूछ दे कि एनी बेसेंट कहाँ पर होम रूल की स्थापना किए थे 1916 में, तो मद्रास में किए थे। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने कह रहा है। और क्या कह रहा है आप देख सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। हुंकार, ये एक पत्रिका थी। हुंकार ये बहुत पुरानी पत्रिका है। तो हुंकार जो हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी इसके प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो देखिए दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सहजानंद सरस्वती हैं, ये तो हैं ही, और साथ में राहुल संकृत्यायन भी आ जाएंगे प्रकाशन से संबंधित। ठीक है, क्योंकि प्रकाशन किए थे सहजानंद, ठीक है, लेकिन जो इसका संपादन लास्ट में 1942 में 1942 से जाकर राहुल संकृत्यायन भी इसका किए। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे आदमी बोल रहे हैं कि सहजानंद सरस्वती ही होगा। ठीक है, तो सहजानंद सरस्वती तो होगा ही, लेकिन राहुल संकृत्यायन भी होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और इसका हम डिटेल भी आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, तो देख सकते हैं दोस्तों, यही है वो हुंकार पत्रिका जो 37 नंबर प्रश्न में जिक्र किया गया था, हुंकार। ठीक है, तो यही हुंकार है जिसके बारे में भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हुंकार का प्रकाशन पटना से आरंभ हुआ था और यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका प्रकाशन आरंभ किया, परंतु राहुल संकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्र के संपादक बने थे। कब बने थे? तो 1942 में। तो इसका एक से अधिक हो सकता है राइट आंसर। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप उसको देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर है 38 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसमें दिया गया है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है
जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यानी वो कौन सा अधिकारी था, सैन्य अधिकारी अंग्रेज का, जो झांसी की रानी को मानता था कि क्रांतिकारियों में यानी विद्रोहियों में वो अकेली मर्द थी, तो वो ह्यूरोज था। ठीक है, यानी जब 1857 का विद्रोह छिड़ा था उस समय इधर से हम लोग की तरफ से कौन थी, झांसी की रानी, और उधर से अंग्रेज जो विद्रोह को दबा रहा था वो कौन था, तो जनरल ह्यूरोज ही था। तो वो उसी ने कहा था कि वह यानी झांसी की रानी क्रांतिकारियों में अकेली एकमात्र मर्द थी। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 39 नंबर, कह रहा है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो उस समय श्रम मंत्री जो थे जगजीवन राम ही थे। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और उस समय खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे, राजेंद्र सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर कह रहा है क्या, इसमें है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीयन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ। यानी 1918 का वो कौन सा महीना था जब चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध में पारित हुआ था। तो वो कौन सा महीना था, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दिया है नवंबर, मई है, फरवरी है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, कौन वो महीना था, जो महीना था वो कौन महीना था, तो वो मार्च था। कब, कौन महीना था, मार्च था। ठीक है, ये कब हुआ था, तो डेट भी याद रखिए, 4 मार्च 1918। ठीक है, तो ये मार्च हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्या कहता है, तो आइए देखिए। तो यहाँ पर दिया है 41 नंबर क्वेश्चन में, मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो कौन सी पुस्तक थी, तो पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। क्या था पुस्तक का नाम, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42 नंबर का आपके सामने कह रहा है, जरा छोटा कर लेते हैं, सारा ऑप्शन दिखे। तो देखिए इसमें कह रहा है 42 नंबर में, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। निर्वनीकरण कहने का मतलब वनीकरण नहीं है, वनीकरण मतलब वन को लगाना, निर्वनीकरण मतलब वनों की कटाई करना। ठीक है, तो निर्वनीकरण मतलब वनों की कटाई का कौन सा मुख्य कारण था, तो देख लेते हैं। आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी वनों को काटकर खेती के तहत भूमि का विस्तार करना। ठीक है, तो विस्तार देखिए यहाँ पर दिया है, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, और देखिए इसका आगे भी दिया हुआ है, यहाँ पर सी में दिया है, क्या दिया है, रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। तो ये भी राइट हो जाएगा, क्योंकि रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा गया था, क्योंकि उन्होंने वनों को उत्पादक नहीं माना। यानी जो ब्रिटिश शासन था, वो ब्रिटिश सरकार वन को क्या मानते थे कि ये उत्पादक चीज़ नहीं है, यानी ये उत्पादन नहीं करता है, इसीलिए उसको बड़ी संख्या में काट कर वहाँ पर रेलवे ट्रैक भी बिछा दिया गया था उनके द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ए भी होगा और सी भी होगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः। यानी कानून, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, धर्मो रक्षति रक्षितः का कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है।
तो ये किसका ध्येय वाक्य है यानी किसका लोगो है, स्लोगन? तो ये हो जाएगा आपका अनुसंधान और विश्लेषण विंग। किसका हो जाएगा? अनुसंधान और विश्लेषण विंग, ठीक है, जिसको मैं इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा, ठीक है। रा का ध्येय वाक्य क्या है? धर्मो रक्षिति रक्षित, ठीक है। वही यदि सर्वोच्च न्यायालय का बात कर लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का, तो इसका ध्येय वाक्य क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का? नहीं जानते हैं तो इसको भी जान लीजिए। तो देखिए इसका क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय का? सर्वोच्च न्यायालय का होता है यतो धर्मो अस्ततो जय। क्या होता है? यतो धर्मो अस्ततो, धर्मो अस्ततो जय, ये होता है किसका? सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। वही यदि भारतीय सेना का बात करें, भारतीय सेना कहने का मतलब वो आर्मी का बात कर रहा है यानी थल सेना का, नेवी नहीं, नेवी का कहेगा तो अलग हो जाएगा, वायुसेना का अलग हो जाएगा। केवल भारतीय सेना कहा है तो उसका ये मतलब जाहिर सी बात है कि थल सेना ही होता है। तो थल सेना का हो जाएगा सेवा अस्माकम धर्म, यानी सेवा हमारा धर्म है, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय का जो है यतो धर्मो अस्ततो जय, इसका अर्थ हो जाता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, यानी वहीं पर जय है। और थल सेना का क्या हो जाता है? इसका हो जाता है सेवा अस्माकम धर्म, यानी सेवा अस्माकम अस्माकम धर्म, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात आया है सेना का, तो तीनों सेना का जान लीजिए। जो नेवी होता है, नेवी, तो नेवी का क्या होता है ध्येय वाक्य? तो इसका नेवी का होता है सन नो वरुण, सन नो वरुण, वरुण, ठीक है। वही यदि बात कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। और वायुसेना का भी आप जान लीजिए, बात आया तो एग्जाम में कभी बाय द वे दे दिया तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो वायुसेना का यदि कहेगा कि ध्येय वाक्य क्या है, तो उसका होता है नभ अस्पृशम दीप्तम। क्या होता है? नभ, नभ अस्पृशम दीप्तम, दीप्तम। इसका अर्थ हो जाता है कि आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्तिमान, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर का हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, जो वो क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो वो कौन सा आंदोलन था? तो वो बारदोली सत्याग्रह था, जो कि गुजरात में हुआ था, ठीक है। और इसी में सरदार की उपाधि भी इनको मिली थी बारदोली की महिलाओं द्वारा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, 45 नंबर का, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए में दिया है मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। बी में दिया है मंदी ने भारतीय खेतिहरों किसानों आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। सी में मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तो दोस्तों इसमें एक से अधिक आंसर होगा सही, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर, 46 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन? तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है 46 नंबर, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई? यानी किस वर्ष उसको निर्णित किया गया? तो वो किया गया 1992 में, यानी राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत का अंशदान था?
तो वो कितना था, 32% था। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, 48 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इधर देखिए सूची 1 में दिया है भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम, और इधर दिया है सूची 2 में अधिनियमों से संबंधित वर्ष, यानी किस वर्ष कौन सा अधिनियम पारित हुआ था यानी आया था। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा क्या है, पहले ए में दिया है विशेष विवाह अधिनियम। तो विशेष विवाह अधिनियम कब हुआ था, 1954 में। ठीक है, फिर बी में है दहेज निषेध अधिनियम। तो दहेज निषेध अधिनियम कब आया था, तो 1961 में। ठीक है, वहीं नेक्स्ट है सी में दिया है समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था, ये आया था 1976 में, यानी 1976 में। और नेक्स्ट है नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व यानी प्रतिषेध अधिनियम। तो ये कब आया था, 1986 में। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए का दिया है, ए का 2 है। ठीक है, बी का क्या है, बी का 4 है। ठीक है, सी का बात कर लिए तो सी का 1 है, और डी का क्या है, 3 है, डी का 3 है, यानी 24-13 कोड याद रखिएगा, वही आंसर में जिसमें होगा वही होगा 24-13। ठीक है, यानी विशेष विवाह अधिनियम 1954 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 में, और कोड हो गया 24-13। तो चलिए इसको देखते हैं किस ऑप्शन में है 24-13। यहाँ 42-31 है, 31-24 है, यहाँ देखिए 24-13 सी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या कर रहा है, 49 नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा 49 नंबर क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, ए में दिया गया है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, बी में दिया है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, सी में दिया है सार्वभौम व्यवस्था मताधिकार। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर आपका, तो डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुस्तक का नाम दिया गया है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी। तो इनके लेखक हो जाएंगे आपके धर्मपाल। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 51 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। तो ए में दिया है नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, बी में दिया है देश की एकता एवं अखंडता, और सी में दिया है व्यक्ति की गरिमा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा देश की एकता एवं अखंडता को बंधुत्व जो है वो आश्वासित करता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने 52 नंबर, इसमें कह रहा है इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो ये किसने कहा था, तो ये रंजन गोगोई कहे थे। कौन कहे थे, रंजन गोगोई। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी मैच करना है। तो आइए देख लेते हैं। इधर नारा का नाम है और इधर संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता है। तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा, यानी गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के सरकार में दिया गया था। इंदिरा कांग्रेस जो 5वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी उसी समय गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी दी थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, तो नेक्स्ट है लोकतंत्र बचाओ। तो लोकतंत्र बचाओ
का नारा किसने दिया था? तो ये जनता पार्टी ने दिया था, ठीक है, यानी जनता दल, ठीक है। जब 1977 के लोकसभा चुनाव हुआ था उसी समय जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है जोतने वाले को भूमि, यानी जोतने वाले को भूमि, ये नारा कौन दिए थे? तो जोतने वाले को भूमि, ये जो नारा दिए थे वो दिए थे वाम मोर्चा ने ये नारा दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, तो ये एन.टी. रामाराव ने दिए थे, ठीक है, एन.टी. रामाराव, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ए का क्या है? ए का 2 है, बी का आप देख सकते हैं 3 है, सी का क्या है 1 है और डी का 4 है, यानी 23-14, ठीक है। तो 23-14 देखिए किस में है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा सरकार, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, ठीक है। जोतने वाले को भूमि वाम मोर्चा का नारा है, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एन.टी. रामाराव का नारा है, ठीक है। तो 23-14 याद रखिए, ऑप्शन में देखना पड़ेगा 23-14। तो देखिए आपका ऑप्शन बी में ही मिल जा रहा है 23-14, ठीक है। तो बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तो देख सकते हैं यहाँ पर है 54 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर यानी रसिया के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ? तो कौन था? द कम्युनिस्ट्स था? नहीं। पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 नहीं था। द ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, जी हाँ बिल्कुल, कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ था। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने कहा अपने राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ये कौन कहे थे? तो ये आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहे थे, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 56 नंबर। क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। तो 56 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन कौन सी थी? ठीक है, तो उनका मांग क्या क्या था? तो ए में दिया है वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहरों का प्रवेश खोलना। बी में दिया है बेगार का उन्मूलन। सी में दिया है राजस्व में कमी। तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो यानी बेगार का उन्मूलन भी था और राजस्व में लगान में कमी भी मतलब एक उसका वजह था। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 56 का। चलिए नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में कहा है क्वेश्चन प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो उसी को तो जैविक आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। यानी जैविक आवर्धन क्या होता है? तो जैविक आवर्धन में आमतौर पर समझ लीजिए कि जो हानिकारक रसायन हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं तो उसी को जैविक आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। आम भाषा में यही हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, जैविक आवर्धन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो क्या सीमित संसाधन द्वारा या जन्म द्वारा या जनसंख्या वृद्धि दर द्वारा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीमित संसाधन भी होगा, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि दर भी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये एक रोग दिया है मिथेमोग्लोबिनेमिया, यानी मिथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 59 नंबर का नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रेट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें लक्षण भी जान लीजिए। जो मिथेमोग्लोबिनेमिया होता है
इसमें लक्षण क्या होता है इसमें, तो इसमें सिर दर्द करता है, चक्कर भी आता है, सांस लेने में तकलीफ भी होती है, त्वचा का नीला रंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये किससे होता है, तो नाइट्रेट के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर क्या कह रहा है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जो भी इकोसिस्टम है परितंत्र, उसमें ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर क्या कह रहा है, तो देखिए आपके सामने है 61 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है। परितंत्र का संघटक क्या है, तो सूक्ष्मजीव भी है, ठीक है, पादप भी है, प्लांट भी, जंतु और एनिमल भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। लैंडफिल क्या होता है, जो विषैली गैस होती है निकलती है, उन्हीं को लैंडफिल गैस कहा जाता है। तो लैंडफिल से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, तो एलपीजी तो ये नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मीथेन होता है और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 भी होता है, SO2 भी होता है और CH4 भी होता है, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आपको जान लेना उचित होगा कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन के अलावा भी और कौन कौन सी गैस हैं जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। ठीक है, तो ये सारी गैसें लैंडफिल गैस के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन और जान लीजिए थोड़ा सा कि जो विषैली बदबूदार गैस होती है उन्हीं को लैंडफिल गैस कहा जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी बदबूदार गैस है, विषैला है, और मीथेन भी विषैला है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में तो समझ ही सकते हैं, दम घुटाने लगती है। तो ये सारी लैंडफिल गैस के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर 62 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन जंगल यानी फॉरेस्ट में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए पादप, खरपतवार, मछली, तो ये तो बिल्कुल गलत है। पादप को मेढक, मेढक को सांप, ये भी गलत है। और देखिए जंगल में पादप जो होता है उसको हिरण खाता है और हिरण को शेर खा जाता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 नंबर, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। 64 में पर्यावरण में यानी इन्वायरमेंट में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो किसके क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो 64 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए ए में दिया है परजीवी, बी में दिया है मृतोपजीवी, सी में दिया है जीवाणु। तो यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। कौन कौन शामिल है, तो 65 में देख लीजिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यानी एटॉमिक एनर्जी वाला जो रहता है, या पवन चक्की ये होगा, या सौर सेल। तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा समझ लीजिए, जो बिजली से उत्पादित होते हैं अर्थात सीधे रूप से कार्बन नहीं उत्सर्जित करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, कार्बन उत्सर्जन वृद्धि नहीं करता है। यानी कार्बन उत्सर्जन करेगा लेकिन सीधे रूप से यानी पूरी वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी वो कौन से, तो जो बिजली से उत्पादित होते हैं जितने सारे, तो वो आ जाएंगे कार्बन न्यूट्रल में। ठीक है, यानी कार्बन उत्सर्जन वृद्धि नहीं करते हैं। तो इनमें ये भी आ जाएगा, एटॉमिक वाला भी, पवन वाला भी और सौर सेल भी। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है आहार श्रृंखला में शाखान्वित यानी ब्रांच वाला श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो उसी को तो आहार जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आहार जाल। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 नंबर क्या कह रहा है,
हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो कितना परसेंट हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना परसेंट ग्रहण करते हैं? तो 1% ग्रहण करते हैं। कहीं कहीं लगभग में 1 से 3% भी देता है, लेकिन बाई ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 5 इस तरह से दिया है, तो 1% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिला? यानी किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिला? तो देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ऐसे तो बात कर सकते हैं मेधा पाटकर का। तो मेधा पाटकर जो थे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। और जो अमृता देवी बिश्नोई थी, इनका संबंध किस चीज़ से था? तो इनका संबंध था, वो भी समझ लीजिए किस चीज़ से था। तो राजस्थान के खेजड़ली में खेजड़ी के पेड़ों की बचाव करने के लिए इनकी हत्या कर दी गई थी, यानी ये मारी गई थी। ठीक है, तो खेजड़ली जो है राजस्थान में पड़ता है, वहीं पर खेजड़ी के पेड़ों की बचाव ये करती थी। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि इन्हीं के उपलक्ष्य में खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा, जो चिपको आंदोलन है ये तो उत्तराखंड में हुआ था, और एपिको आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, वो कर्नाटक में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कर रहा है? आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर, यानी जो फर्स्ट लेवल में आता है उसमें मौजूद होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर प्रथम पोषी स्तर कहा है। क्या कहा है? पोषी स्तर। ठीक है, तो पोषी स्तर, फिर सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, तो प्रथम पोषी स्तर में जो स्वपोषी होते हैं वही आते हैं। स्वपोषी, या इसको हम कह सकते हैं उत्पादक। क्या कह सकते हैं? उत्पादक। ठीक है, ये आते हैं। दूसरा जो होता है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता आता है, प्राथमिक उपभोक्ता। और तृतीय पोषी स्तर होता है, इसमें द्वितीयक उपभोक्ता आता है। और चतुर्थ पोषी स्तर होता है, इसमें आता है तृतीयक उपभोक्ता। तो ध्यान रखना है, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक पोषी में आता है, द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है ये तृतीयक पोषी में आता है, और जो तृतीय उपभोक्ता होता है ये चतुर्थ पोषी स्तर में आता है। लेकिन फर्स्ट पोषी स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता नहीं आता है। कौन आता है? स्वपोषी या उत्पादक आते हैं। तो ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने 70 नंबर, क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो देखिए, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन फास्फोरस चक्र जो है ये नहीं है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा 71 नंबर। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक पदार्थों को कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक यौगिकों में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में परिवर्तित करता है, यानी चेंज करता है? तो कौन हो जाएगा इसका? 71 का राइट आंसर स्वपोषी ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? 72 नंबर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा यानी हाई एनर्जी लेवल और छोटा तरंग दैर्घ्य यानी स्मॉल वेवलेंथ होता है? तो कौन सा किरण हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पराबैंगनी विकिरण। अब नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा एक ट्रिक ट्रिक का बता दे रहे हैं, पूरा डिटेल में ही जान लीजिए कि कौन किस में सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, यानी ऊर्जा स्तर सबसे ज़्यादा किस में होता है? कॉस्मिक किरण में होता है। किस में होता है? कॉस्मिक किरण में होता है। ठीक है, इसके बाद कॉस्मिक के बाद होता है जो गामा किरण में होता है ऊर्जा स्तर। ठीक है, और जिसमें ऊर्जा स्तर ज़्यादा रहेगा उसका तरंग दैर्घ्य छोटा रहेगा, यानी कॉस्मिक किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे छोटा। ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है गामा का। ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है तरंग दैर्घ्य किसका?
एक्स किरण का, ठीक है, एक्स किरण का, ठीक है। उसके बाद आता है पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रे जिसको बोला जाता है पराबैंगनी किरण, ठीक है। उसके बाद आता है दृश्य, ठीक है। उसके बाद आता है अवरक्त यानी इंफ्रारेड। उसके बाद सूक्ष्म आता है, उसके बाद रेडियो आता है, रेडियो तरंग, ठीक है। तो यानी रेडियो तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे बड़ा होता है और कॉस्मिक किरण का सबसे छोटा होता है। वहीं यदि रेडियो तरंग का बात करें कि तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसका ऊर्जा स्तर पूछे तो सबसे निम्न होता है, ठीक है। और वही कॉस्मिक किरण का ऊर्जा स्तर सबसे ज़्यादा होता है और तरंग दैर्घ्य छोटा होता है। तो देखिए इधर से आइएगा तो पराबैंगनी यहाँ पर मिलता है, तो इसका तरंग दैर्घ्य छोटा होगा बाई ऑप्शन, क्योंकि दृश्यमान विकिरण दिया है और रक्त दिया है। तो देखिए दृश्य यहाँ पे हो गया और रक्त यहाँ पे हो गया, यानी इससे ऊपर जा रहा है ये, ठीक है। तो पराबैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे छोटा और ऊर्जा ज़्यादा रहेगा और रक्त का कम रहेगा, बाई ऑप्शन हम बता रहे हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, पराबैंगनी विकिरण। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यदि आपको चाहिए होगा तो बोलिएगा, कमेंट में बताइएगा, हम इस पर भी वीडियो ला देंगे, इसका सॉल्व करा देंगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन। और नहीं तो कोई बात नहीं, यदि आप कर सकते हैं तो अच्छा ही है। अभी हम जीके और जीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, अभी तो मैथ का ही चल रहा है, मैथ यहाँ आ गया 105 यानी 104 देख लेते हैं क्या है। 104 भी मैथ है, यानी 105 से फिर जीके आपका स्टार्ट हो गया साइंस, ठीक है, जीके और साइंस। तो चलिए देख लेते हैं 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 7 से अधिक पूछा है तो सिरका का कितना होता है 2.4 होता है, ठीक है। रक्त प्लाज्मा जो हो गया इसका कितना होता है 7.35 से लेकर 7.4 तक होता है, या 4.5 भी कह सकते हैं। और जो गैस्ट्रिक जूस हो गया इसका कितना होता है 1.5 से 3.5 होता है, यानी 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है। तो ये तो 7 से कम हो गया, ये भी और ये भी कम हो गया। तो कौन हो गया राइट आंसर, रक्त प्लाज्मा, जो कि 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। तो जो सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है कितना होता है 2 सेंटीमीटर लगभग होता है। वही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर होता है, और अधिकतम पूछेगा तो वो इन्फिनाइट हो जाता है, यानी अनंत हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा पदार्थ बनता है। यानी शुष्क बुझा हुआ चूना जो है उस पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसके बारे में भी। देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या लिखते हैं CaOH होल ट्वाइस रहता है, ठीक है। तो ये बुझा हुआ चूना हो गया, लेकिन शुष्क का है, शुष्क मतलब क्या होता है सूखा हुआ, यानी बुझा हुआ चूना तो है लेकिन फिर से इसको सुखा दिया गया है, यानी इससे जल निकल जाएगा। तो जल यहाँ पर देख सकते हैं H2O, ठीक है, ये निकल जाएगा, यानी तो क्या बच जाएगा CaO बच जाएगा, ठीक है। अब प्लस में किसका क्लोरीन गैस की क्रिया, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब से यहाँ पे हम क्या बताए थे CaO लिखे थे, ठीक है। यानी बुझा हुआ चूना से जल निकाल दीजिएगा तब ना वो सूखा होगा, शुष्क होगा। तो CaO हो गया। अब प्लस में क्लोरीन गैस इसमें मिला रहे हैं, यानी Cl2, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा तो CaOCl2, ठीक है। यानी ये किस चीज़ का फार्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का फार्मूला है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विरंजक चूर्ण, ठीक है। क्या हमारा
पदार्थ नया बनेगा? विरंजक चूर्ण बनेगा। जब शुष्क बुझे हुए चूर्ण पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाएगी तो कौन सा पदार्थ बनेगा? विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन। तो 108 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। ये देखिए क्या कर रहा है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जो लक्षण पहुंचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या जीन कहते हैं? तो नहीं। आनुवंशिकता कहते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी जेनेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ओम्स लॉ से रिलेटेड है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। क्या ध्यान रखने वाली बात है? तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें दिया है एमीटर को समानांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। फिर दिया है बी में दिया है एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो ये सही है। सी में दिया है एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी एमीटर को सीरीज में हमेशा जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 110 नंबर क्या कह रहा है, और ये रहा आपके सामने 110 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? यानी लोहा का बुरादा हो गया, कोई लोहा हो गया यानी Fe हो गया, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालेंगे तो क्या हमारा बनेगा? ठीक है, तो FeCl, इधर से Cl इसमें आ जाएगा और इधर बच जाएगा आपका H बच जाएगा, H2 बच जाएगा यानी हाइड्रोजन गैस। तो FeCl यानी फेरस क्लोराइड या आयरन क्लोराइड भी कह सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस आपका बच जाएगा। तो वही देखिए कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। बी में दिया है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, तो क्लोरीन गैस तो यहाँ पे बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड यानी फेरस क्लोराइड को ही आयरन क्लोराइड कहते हैं और हाइड्रोजन गैस भी उत्पादित होता है। तो ऑप्शन बी इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर आपके सामने। क्या कह रहा है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? पेड़ लगाया जाता है, ठीक है, जिससे मृदा अपरदन न हो, ठीक है, यानी मृदा का कटाव न हो। ठीक है, तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनारोपण। ठीक है, तो वनारोपण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 112 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि यानी जो भी खाना का डिब्बा रहता है उस पर जिंक के बजाय टीन का परत क्यों चढ़ाते हैं? सॉरी दोस्तों, टीन का परत क्यों चढ़ाते हैं वहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो ए में दिया है टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। बी में दिया है टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। जिंक टीन की तुलना में महंगा है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, यानी टीन से जो जिंक होता है, जिंक अधिक एक्टिव होता है। ठीक है, यानी रिएक्शन अधिक करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसीलिए हम लोग खाने के डिब्बों पर टीन के ही परत चढ़ाते हैं, नहीं तो जिंक रहेगा तो ज़्यादा रिएक्शन करेगा, यही कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो देखिए ए में है एस्ट्रोजन का स्राव, बी में है प्रोजेस्टेरोन का स्राव, और ये देखिए दोनों क्या है? मादा हार्मोन है। क्या है? मादा हार्मोन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एस्ट्रोजन का भी स्राव करता है अंडाशय और प्रोजेस्टेरोन का भी स्राव करता है, यहीं से आपका मतलब एक से अधिक हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इमली में अम्ल पूछा है कि इमली में कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध यानी मिल्क में होता है, टार्टरिक अम्ल जो होता है ये इमली में होता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और मेथेनोइक अम्ल जो होता है ये चींटी में होता है। किस में? चींटी में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोलीफॉर्म क्या होते हैं। तो कोलीफॉर्म के बारे में जान जाइए कि कोलीफॉर्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो कोलीफॉर्म होता है इसके बारे में समझ लीजिए कि जो खराब सब्जी मल मूत्र होता है उसमें ये पाए जाते हैं कोलीफॉर्म। ठीक है, एक प्रकार के इसमें जीवाणु रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, ए में अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया यानी जीवाणु नहीं, गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया ये भी नहीं, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। तो ये सही हो सकता है, यानी सही हो सकता है क्या, सही होगा ही। ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 116 नंबर क्या कह रहा है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ए में है वोल्ट मीटर, इसका किया जाता है। बी में है गैल्वेनोमीटर, सी में है पोटेंशियोमीटर। तो ऐसे तो आमतौर पर वोल्ट मीटर का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर का भी प्रयोग किया जा सकता है, गैल्वेनोमीटर का। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूरत पड़ने पर उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 117 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यानी मैग्नेटिक एरिया जो है वो क्या है। तो देखिए, जो मैग्नेट होता है चुंबक, इसमें क्या होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दो ठो पोल रहता है। तो इससे क्या होता है, दिशा इंगित करता है। जैसे ही दिशा का बात आया तो आपका वो सदिश राशि हो जाएगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, स्केलर नहीं होगा। ठीक है, तो एरिया को बताता है, दिशा उसमें परिणाम भी निकलता है और दिशा का भी पता चलता है। तो ये सदिश मात्रा है, यानी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होता है, जबकि अदिश राशि जो हो गया उसमें केवल परिणाम यानी रिजल्ट निकलता है, डायरेक्शन का कोई उसमें महत्व नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 118 नंबर। तो देखिए दोस्तों, 118 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो वो कब अधिक भार धकेल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए में है ज़मीन पर लेट जाने की स्थिति में, नहीं खड़े होने की स्थिति में। तो जी हाँ, बिल्कुल खड़े होने की स्थिति में वो अधिक भार धकेल सकता है, बैठने की स्थिति में भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है। तो वो बैगनी कलर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कलर हो जाएगा, बैगनी। ठीक है, इसका क्या होता है, विबग्योर, VIBGYOR, या इसको बैजनिह पिनाला भी कह सकते हैं। बैजनिह पिनाला, ला से लाल होता है, ना से नारंगी, पी से पीला, ह से हरा। ठीक है, और नी से नीला, ज से जामुनी और ब से बैगनी। ठीक है, बैगनी यानी वायलेट होता है, आई से इंक होता है, बी से ब्लू होता है, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज यानी नारंगी और आर से रेड यानी लाल। ठीक है, तो कैसे भी आप याद रख सकते हैं, बैजनिह पिनाला हिंदी में या विबग्योर इंग्लिश में। तो ठीक है, तो जो नीचे वाला रहता है बैगनी, इसका अपवर्तित होने का सबसे अधिक चांस रहता है। चांस क्या रहता है, अपवर्तित होता है ये सबसे अधिक, और जो ऊपर वाला रहता है उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा रहता है, लेकिन अपवर्तित वो कम होता है। तो बैगनी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 120 नंबर, और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन रहा, तो आइए इसको देख लेते हैं। 120 नंबर भी कह रहा है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा है, उसको डाला जाता है, तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे ही बनी रहेगी, या गिरेगी उससे निकल कर, या ऊपर उठेगी। तो जैसे ही बर्फ़ पिघलेगा तो वो उसी अवस्था में बनी रहेगी। ठीक है, यानी कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, वो अपरिवर्तित रहेगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।